प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये वह वर्ग है जिनकी अपनी समस्याएं हैं। इनकी अपनी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामना कर रहे हैं। इसीलिए इन पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये वे कौन लोग हैं जिनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। जब भारत में हम बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग वेशभूषा के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम सभ्य समाज के लोग कहते हैं, जो गांवों और नगरों में रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके प्रति समाज में अस्पृश्यता की भावना भी है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा एक और ऐसा वर्ग है जिनकी अपनी अलग समस्याएं हैं, और उन्हें हम अल्पसंख्यक नाम देते हैं। अल्पसंख्यक अर्थात जिनकी संख्या बहुत कम है। जब हम पूरे भारत की जनगणना की बात करें तो उस जनगणना में इनका जो प्रतिनिधित्व है वह अपेक्षाकृत बहुत कम है, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। इन अल्पसंख्यकों की अपनी समस्याएं हैं, जैसे इनकी भाषा संबंधी समस्या भी है, इनकी धर्म संबंधी समस्या भी है, और इनका राजनीति में प्रतिनिधित्व न होने से राजनीति की भी समस्या है। इसके साथ साथ उनके प्रति पूर्वाग्रह भी है और इनके साथ भेदभाव भी किया जाता है। तो ये वे लोग हैं जो समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए किसी न किसी रूप से समस्याओं से ग्रसित है। तो सवाल यह उठता है कि अल्पसंख्यक हैं कौन, वे कौन से वर्ग के लोग हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो पहले हम इस बात पर चर्चा करें कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसे हम विविधता वाला देश कहते हैं, यहाँ भिन्नता ही भिन्नता है। तो भारत भिन्नताओं का देश है, और विभिन्नताओं का विकास इसी कारण हुआ है कि यहाँ प्राचीन काल से ही विदेशी आते गए और बसते भी रहे। इनमें शक भी आए, हूण भी आए, यहूदी भी आए, अंग्रेज भी आए, मुसलमान भी आए, परंतु भारतीय संस्कृति ने इन सबको गले लगाया और यहीं बसने का आश्रय भी दिया। भारत की ये महानता रही कि उसने किसी को भी त्यागा नहीं, सभी का लालन पालन भी यहीं किया। भारत की इस अपनत्व की भावना ने इन बाहर से आए लोगों को अपना बना दिया, पर अपनों में भी विभाजन हुआ, फर्क भी बताया गया। कुछ हिंदू, कुछ ईसाई, कुछ मुसलमान बन गए, और कुछ सिख, बौद्ध व जैन कहलाए। ये इस प्रकार बिखर गए, अलग हो गए। वे संपूर्ण भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं थे, अर्थात संख्या में कम या अल्प थे, इसलिए ये भारत के अल्पसंख्यक कहलाए। अल्पसंख्यक कोई बाहर के लोग नहीं हैं, हम में से ही कुछ हैं, परंतु जनगणना जब की गई तो उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम स्तर पर था, या हम कहें बहुत कम संख्या में ये लोग थे, इसलिए इन्हें एक अलग वर्ग में रखा गया जिन्हें अल्पसंख्यक वर्ग कहा। अल्पसंख्यक क्या है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश के अनुसार समकालीन समाजशास्त्री सामान्यतः अल्पसंख्यक को लोगों के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक ही समाज में नस्ल, राष्ट्रीयता, धर्म या भाषा के आधार पर दूसरे से भिन्न होते हैं, जो न केवल स्वयं को एक विभेदित समूह मानते हैं, बल्कि अन्य लोग भी उन्हें नकारात्मक अर्थ वाले एक विभेदित समूह के रूप में देखते हैं। इस प्रकार अल्पसंख्यक समूह वे लोग होते हैं जो नस्ल, धर्म, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर उस समाज के अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की रोकथाम और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग ने अल्पसंख्यकों को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अल्पसंख्यक शब्द से जनसंख्या के केवल वे
गैर दस्तावेजी समूह शामिल हैं जो शेष जनसंख्या से स्पष्ट रूप से भिन्न स्थिर प्रजातीय, धार्मिक या भाषाई परंपराओं या विशेषताओं को रखते हैं और उन्हें संरक्षित करना चाहते हैं। दूसरा, ऐसे अल्पसंख्यकों में उचित रूप से उन व्यक्तियों की संख्या शामिल होनी चाहिए जो स्वयं ऐसी परंपराओं या विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त हों और ऐसे अल्पसंख्यकों को उस राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए जिसके वे नागरिक हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो है तो एक देश के नागरिक, परंतु वे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन संख्या में कम होने के कारण इन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अर्थात ये वे लोग देश की जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी परंपराओं को जीवित रखना चाहते हैं और अपनी प्रथाओं के अनुकूल आचरण करना चाहते हैं। इसलिए इन्हें हम एक नया शब्द दिए जिसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो भारत में अल्पसंख्यक कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार निम्नलिखित 6 धर्मों के सदस्य अल्पसंख्यकों में आते हैं। उनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। जैन को भी कुछ वर्षों पहले ही आयोग ने अल्पसंख्यकों के अंतर्गत सम्मिलित किया। जब भारत की जनगणना की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 121.09 करोड़ थी, जिनमें हिंदू 96.63 करोड़ यानी 79.8% हिंदू थे, मुसलमान 17.22 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 14.2%, ईसाई 2.78 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 2.3%, सिख कुल 2 करोड़ 08 और जिनका प्रतिशत 1.7% कुल जनसंख्या का, बौद्ध 0.84 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 0.7%, जैन 0.45 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 0.4% और अन्य धार्मिक अनुयायी 0.79, जिनका अपना कोई विशेष पहचान नहीं है, वो कुल जनसंख्या का 0.7% और जिन्होंने धर्म नहीं बताया वे 0.29 करोड़ अर्थात 0.2%। ये पूरी जनसंख्या की जब जनगणना देखते हैं या जनगणना की जनसंख्या देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा समूह है। जब तुलना करें हिंदुओं से तो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग कुल जनसंख्या का 80% है। इसलिए हम कहते हैं ये वे समूह हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय जो भारत में अपनी अलग पहचान रखते हैं, उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो एक प्रमुख समस्या भाषा संबंधी समस्या भी है, क्योंकि इनकी अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग आइडेंटिटी है, अपनी अलग संस्कृति है। उसी संस्कृति का एक भाग है भाषा, जो अपनी भाषा से अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए भारत में भाषा संबंधी उनकी अपनी एक समस्या है। जब भारतवर्ष में अंग्रेजों के शासक के रूप में प्रवेश करने के साथ साथ इस देश में अंग्रेजी भाषा का भी प्रवेश हुआ। इस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस देश के अल्पसंख्यक समुदायों का संपर्क दुनिया के अन्य प्रगतिशील देश के साथ सीमित हो गया और भाषा के साथ साथ पाश्चात्य विचार, भावनाएं, व्यवहार के ढंग आदि को भी हम प्राप्त करते गए। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी भाषा के प्रति उग्र अनुराग के पनपने के फलस्वरूप इसका परिणाम यह हमारे सामने है कि बंगाल एक ऐसा देश, दक्षिण भारत के ऐसे प्रांत जहां पर अल्पसंख्यक समुदायों के लोग आज भी अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा हिंदी से अधिक अपना समझते हैं और हिंदी कि किसी न किसी रूप में उन पर लादा जाए यह बात वे सहन भी नहीं करते, क्योंकि वे अपनी पहचान अंग्रेजी भाषा के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। इसलिए जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल मुख्य धारा के साथ उनका नहीं हो पा रहा है और यही उनकी अपनी एक
समस्या है। इसी तरह से उनका अपना एक धर्म भी है। जैसे हम बात करें मुसलमानों की, तो उनका अपना इस्लाम धर्म है और उसकी अपनी कुछ प्रथाएं परंपराएं हैं जिसका वे अनुसरण भी करते हैं। तो जब हम हिंदू समाज में या हिंदू समुदाय के लोगों के साथ तुलना करते हैं तो कई बार इस तरह के भाव भी उत्पन्न होते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा करते हैं, जो हमारे राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की एकीकरण के लिए बहुत खतरा है। अंग्रेजों ने जहां ईसाई धर्म के प्रचार के लिए स्कूल, अस्पताल, अनाथ आश्रम आदि खोले और उन्हीं के माध्यम से ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने पर सरकारी नौकरियां, शिक्षा आदि से विशेष सुविधाएं प्राप्त होती थी। इन सब प्रलोभनों में फंसकर हजारों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे अनेक सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं का जन्म हुआ। उदाहरणार्थ, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने के पश्चात भी ये भारतवासी अपने भारतीय दृष्टिकोण, विश्वास और आचरणों का त्याग नहीं कर पाए। इससे उनके व्यक्तित्व में तनाव की स्थिति बनी रही। इसी प्रकार अनेक परिवारों में केवल 1 या 2 सदस्यों ने ही ईसाई धर्म को स्वीकार किया, जबकि अन्य सभी लोगों ने अपने मूल धर्म पर ही विश्वास बनाए रखा और उन सदस्यों का बहिष्कार किया जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इससे पारिवारिक विघटन भी हुआ। तो हम कहते हैं इस तरह की जो स्थितियां हैं वो धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। जब हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, इस्लाम धर्म की के अंतर्गत भी उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपनी कुछ प्रथाओं और परंपराओं के कारण है। और जब वे हिंदू समाज के संपर्क में आए तो वे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपनी प्रथाओं और परंपराओं को जिस तरह से अपने साथ आत्मसात किए हुए थे, वह विघटन का कारण बन गया। इसलिए हम कहते हैं कई बार एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति उसकी पहचान को कायम रखते हुए उनके प्रति घृणा और नफरत की भावना का जो प्रादुर्भाव हुआ है, वह भी राष्ट्र के लिए एक खतरा है। इसी तरह राजनीति में भी उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए वो अपनी समस्याओं को उजागर नहीं कर सकते, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास नहीं कर सकते और इसलिए वो अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। भारत में जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हमने आज़ादी के बाद अपना लिया, किंतु हम आज भी स्वस्थ परंपराओं या आचरण संहिताओं को विकसित नहीं कर पाए। चुनावों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्राय उनकी योग्यता के आधार पर नहीं, अपितु जाति, धर्म, प्रांतीयता, संप्रदाय, राजनीतिक तालमेल व सहमत भावनाओं पर किया जाता है। मंत्रिमंडल के गठन में भी सांप्रदायिक भावनाएं व जाति पाति महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए धन, पद आदि का प्रलोभन देकर दूसरी पार्टियों की विधायकों को तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। इसके फलस्वरूप उनकी सारी शक्ति सत्ता के पीछे दौड़ने में खर्च हो जाती है और जन कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने का अवसर भी उन्हें नहीं मिल पाता। अल्पसंख्यक समुदायों की कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय होने पर भी उनकी वफादारी भारत के प्रति नहीं है, जो अपने आप में एक राजनीतिक समस्या है और वह भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ी बाधा भी है। जब इस प्रकार के अल्पसंख्यक भारत में हैं तो उनके प्रति एक भाव है जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, प्रिजुडिस कहते हैं, या इनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो नस्लीय और जातीय समूहों और भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता की किसी भी स्थिति में पूर्वाग्रह और भेदभाव पाया जाता है। जब कभी दो संप्रदायों के बीच जो आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और इसी का परिणाम है कि वो एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह और एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। पूर्वाग्रह से तात्पर्य किसी अन्य समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रही रवैये से है। इन समूहों को केवल इसलिए शत्रुतापूर्ण माना जाता है क्योंकि वे किसी विशेष समूह से संबंधित हैं और माना जाता है कि उनमें अवांछनीय गुण हैं जो पूरे समूह की विशेषता मानी जाती है।
दूसरी ओर भेदभाव का तात्पर्य अन्य लोगों के विरुद्ध उनके समूह की सदस्यता के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई से है। इसमें दूसरे समूह के सदस्यों को वे अवसर देने से मना करना शामिल है जो किसी समूह के समान योग्यता वाले सदस्यों को दिया जा सकता है। तो इस तरह से भेदभाव है जो एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण एक दूसरे के प्रति सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं, और वही दूरी सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण भी है। जिस तरह की पूर्वाग्रह और भेदभाव अल्पसंख्यकों के साथ किया जाता है, जो हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत है। क्योंकि जब संविधान की प्रस्तावना लिखी गई तो उसमें यह घोषणा भी की गई कि सभी लोगों को उनकी जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, क्षेत्र या धर्म के बावजूद समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया। किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव या पूर्वाग्रह नहीं किया जाएगा, ये हमारे संविधान के अंतर्गत उसकी मूल भावना थी। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया कि धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार सभी को समान है। भारत में सभी धार्मिक समुदायों के लिए लोगों को दिए जाने वाले अवसरों, चाहे वो शैक्षिक अवसर हो चाहे वो आर्थिक अवसर हो, का उपयोग करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। कुछ धार्मिक समुदाय, उदाहरण के लिए मुसलमान, वास्तव में अन्य समुदायों के बराबर अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहे। यह स्थिति किसी भेदभाव को नहीं दर्शाती है, यह केवल यह दर्शाता है कि ऐसे समुदाय प्रतिस्पर्धी दौड़ में पिछड़े रह गए। इसीलिए इनके प्रति पूर्वाग्रह, जहाँ तक पूर्वाग्रहों की बात है, जब हम पूर्वाग्रहों की बात करते हैं तो सामने ये स्थिति आती है कि समाजों में यह आम धारणा है कि एक समुदाय दूसरे के प्रति कई तरह की पूर्वाग्रह की सोच रखता है। भारत इसका अपवाद नहीं है। हिंदू कायर हैं, मुसलमान उपद्रवी हैं और ईसाई धर्मांतरण करने वाले हैं, जैसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कथन प्रचलित धार्मिक पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं। जो इस प्रकार की भावनाओं से जुड़े रहते हैं, हमको लगता है कि वो एक समुदाय दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर ऐसे भोले भाले लोग कभी भी इस तरह के बयानों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस उनके बहकावे में आ जाते हैं। इस तरह के पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक दूरी को और बढ़ाते हैं। यह समस्या भारत में आज भी बनी हुई है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि समाज में वितरणात्मक न्याय का अभाव, संसाधनों तक भिन्न पहुंच और सांस्कृतिक मतभेदों को अंतर धार्मिक अर्थात अल्पसंख्यक समस्याओं का मुख्य कारण मानते हैं। इसीलिए जब हम इन सारे पूर्वाग्रहों को, इस तरह की भावनाओं को देखते हैं, तो एक हमारे सामने फाइल तैयार होती है, और वह है अल्पसंख्यकों की एक तथ्य फाइल। अल्पसंख्यक कौन हैं, किस तरह के हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह की सोच है। तथ्यों के आधार पर यह बात सामने आई है कि मुसलमान और लगभग सभी जैन शहरों में रहते हैं, जबकि सिख, बौद्ध और ईसाई अधिकांश गांवों और कस्बों में रहते हैं। इसके साथ ही मुसलमानों में प्रजनन की दर सबसे अधिक है, उसके बाद बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन और ईसाई इसी क्रम में है। ईसाइयों में प्रजनन की दर सबसे कम है। अल्पसंख्यकों की जनगणना के अध्ययन से ये पता चलता है कि लगभग सभी धार्मिक समुदायों, ईसाइयों को छोड़कर, महिलाओं का अनुपात पुरुषों से कम है। जहां ईसाइयों में महिलाएं पुरुषों से अधिक है, यह अनुपात सिखों में सबसे कम है। लगभग सभी मुख्य अल्पसंख्यक अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनमें से हर एक की पूजा का एक विशेष तरीका और अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। यह विविधता उनके दैनिक व्यवहारिक जीवन में दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं पूजा की, तो सबके अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि धर्म का सीधा अर्थ है अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका। जो हम आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हैं, उसको किस तरह से प्रकट करें, उसी को हम
धर्म कहते हैं और उसका अपना विधि विधान है, और ये जितने अल्पसंख्यक हैं ये अपनी पहचान बनाते हुए अपने धार्मिक भावनाओं को प्रकट करने के अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। भारतीय समाज की धार्मिक विविधताओं और बहुलता समय समय पर संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। वर्तमान समय में भी यह एक प्रमुख समस्या है तथा सांप्रदायिक दंगे, कट्टरवाद और अलगाववादी प्रवृत्तियां भारतीय समाज की प्रमुख समस्या बन गई, जिसका मूल कारण अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव भी है। स्वतंत्रता के बाद संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में मान्यता दी गई। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी धर्म समान हैं और प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही व्यावहारिक स्तर पर सरकार विभिन्न धार्मिक मामलों और विवादों से अलग नहीं रह पाई। इन सब के बावजूद भी धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। आज भी हम देखते हैं कि भारत में जो राजनीति है वो जाति और धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जबकि हम बार बार कहते हैं कि जाति और संप्रदाय को या धर्म को राजनीति से अलग किया जाए, लेकिन हर व्यक्ति राजनीति के साथ इन दोनों को जोड़कर जिस तरह का माहौल बनाए हुए हैं, वही नफरत, घृणा, आक्रोश, द्वेष इत्यादि का प्रमुख कारण बना हुआ है। के.एल. शर्मा के अनुसार, के.एल. शर्मा प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पारसी, जैन, यहूदी और ईसाइयों में साक्षरता दर अन्य की तुलना में अधिक है। ईसाइयों को छोड़कर ये सभी व्यापार और व्यवसाय में शामिल भी है। ये उनकी अपनी एक फाइल है जिसके आधार पर कह सकते इनका जो वितरण है वो इस दृष्टिकोण से भारतीय समाज में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। जब इनकी अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे उनकी धार्मिक समस्या हो, चाहे उनकी भाषा संबंधी समस्या हो, चाहे उनके प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव हो, इन सब के लिए, इन सब की समस्याओं के लिए समय समय पर सरकार ने चिंता जाहिर की और ये सोच विकसित की कि किसी न किसी रूप में इन लोगों के लिए कोई समाधान होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, अपॉइंटमेंट ऑफ माइनॉरिटी कमीशंस। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार कार्य कर रही है और उसके लिए एक आयोग का गठन भी किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति 15 जनवरी 1978 को केंद्रीय सरकार ने देश भर में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की घोषणा एक अधिसूचना जारी करते हुए की। इस सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अल्पसंख्यक आयोग की यह नियुक्ति भारतीय संघ की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं की रक्षा करने, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने तथा अल्पसंख्यकों के दिल व दिमाग में असमानता एवं भेदभाव की भावनाओं को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। शुरुआत में केंद्र सरकार ने 5 धार्मिक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया था। इसके अलावा 27 जनवरी 2014 की अधिसूचना के तहत जैन को भी एक अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा, बशर्त कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे, ताकि वे अपनी समस्याओं के प्रति रूबरू होकर उसके समाधान के लिए कोई न कोई कदम उठा सकें। इस आयोग के जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा पारित कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध विभिन्न संरक्षणों की क्रियाशीलता का मूल्यांकन करना, सभी संरक्षण एवं कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने,
व उन्हें अधिक कारगर बनाने के संबंध में सुझाव देना, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के प्रश्न से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन, शोध व विश्लेषण कार्य करना, केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी अल्पसंख्यकों के मामले में अपनाए जाने वाले उचित वैधानिक और कल्याणकारी कदम के संबंध में सुझाव देना, अल्पसंख्यकों की वर्तमान अवस्थाओं से संबंधित सूचनाओं के मामले में एक राष्ट्रीय आदान प्रदान केंद्र के रूप में कार्य करना। अर्थात इसका मूल कार्य आयोग का अल्पसंख्यकों की उन सारी बातों को गहनता से सोचना, विचार करना और जिस तरह से नीति सरकार बना रही है वो उन लोगों तक पहुंचाने के संबंध में कड़ी का काम सरकार और अल्पसंख्यक के बीच ये मूल रूप से अपना कार्य और उसी का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, संवैधानिक सुरक्षा के भी प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 मूल अधिकारों में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी कारणवश किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसरों की समानता की गारंटी होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29 और 30 स्पष्ट रूप से भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं को सौंपना तथा उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम का भी प्रादुर्भाव किया। 15 सूत्री जो कार्यक्रम की बात करें तो संसद सदस्यों तथा अल्पसंख्यक समूहों के साथ विचार विमर्श के पश्चात मई 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की उसका एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यकों के रोजगार और विकास से संबंधित था। केंद्र व राज्य सरकारों तथा साथ ही रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को भी परामर्श दिया गया था कि वे कर्मचारियों की भर्ती करने तथा चयन बोर्डों में अल्पसंख्यक सदस्यों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष रूप से विचार करें। इस कार्यक्रम में आईआईटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्थापित किए जाने एवं उनमें अल्पसंख्यकों को प्रवेश देने के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उनकी कोचिंग कक्षाओं के आयोजन पर भी जोर दिया गया। साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समितियों में इन समुदायों के प्रतिनिधियों के उचित प्रतिनिधित्व की बात भी की गई, जिससे अल्पसंख्यकों को शिक्षित होने का अवसर मिला। अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्र में सामुदायिक पॉलिटेक्निक संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से भारत की पाठ्य पुस्तकों का आंकलन, अध्यापकों, प्रधानाचार्य का शिक्षा कार्यक्रम और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं का आयोजन शामिल था। लंबी अवधि की परियोजनाओं में विभिन्न गतिविधियां थी। उनमें मदरसों अथवा स्वैच्छिक आधार के अन्य पारंपरिक स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, अल्पसंख्यक शिल्प में प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षा की सुविधाओं ताकि कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए वजीफा योजना आदि की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से सरकार ने समय समय पर, चाहे वो संवैधानिक प्रावधान हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग के गठन की बात हो और चाहे वो 15 सूत्रीय या 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की बात हो, सरकार हमेशा यह बात प्रकट करती रही कि वे किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यकों के प्रति चिंताशील हैं और इसके लिए चिंतन और मनन भी कर रही है ताकि किसी प्रकार का अल्पसंख्यक समुदायों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जिस तरह की समस्याएं इन लोगों के सामने समय समय पर आ रही थी और उनमें सबसे प्रमुख समस्या जो थी वो भेदभाव की थी। आज भी हम देखते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक माहौल में दो संप्रदायों के बीच घृणा और नफरत की भावना प्रस्फुटित हो रही है,
इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीति के कारण ये दो समुदाय जो हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे, दोनों के बीच सहयोगात्मक परिस्थितियां थी, उन दोनों के बीच एक प्रकार से सामाजिक दूरी पनप रही है और जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। इसलिए सरकार समय समय पर इन आयोगों का गठन करके इस तरह के 15 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रमों का आयोजन करके पूर्वाग्रह और उनके साथ भेदभाव तथा भाषाई और धार्मिक जो भेदभाव है उनके बीच खाई को पाटने का काम कर रही है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है, ये प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से सोच विकसित की और जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछले अनेक वर्षों में विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य और केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की और उसके लिए समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम और नीतियों का कार्यान्वयन किया, जिससे कि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग नहीं माने और वे समाज में रहकर अपनी उन्नति व विकास कर सकें। 30 अक्टूबर 1995 को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया, जो प्रधानमंत्री के स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की गई। निगरानी के लिए भी अपने प्रयासों में तेजी लाएं और राज्यों के साथ निकट समन्वय की पूरी व्यवस्था करें। साथ ही संबद्ध मंत्रियों से कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बहुक्षेत्रीय योजनाएं तैयार करें, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं। इसलिए उस राज्य के मंत्रियों को ये सलाह दी गई कि समय समय पर जिन समाजों में जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक रहते हैं उनके लिए कुछ अलग योजनाएं बनाएं। इस बात पर भी सहमति हुई कि जहां भी आवश्यक हो केंद्र सरकार इन कार्यक्रमों को पूरा करने में धनराशि प्रदान करेगी, जिससे कि जो सामाजिक दूरी दो अलग अलग समुदायों के बीच बढ़ रही थी उसको दूर करने का प्रयास सरकार ने अपने स्तर पर किया। और उसका परिणाम यह है कि ये सारे अल्पसंख्यक समुदाय भारत की मुख्य धारा से जुड़कर एक राष्ट्र एकीकृत का निर्माण करने में सफल हुए हैं।